आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की एक कह सकते हैं कि एक जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। जासूसी कहानी, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही है। जिसका हर पन्ना आंकड़ों और छिपे हुए लेन देन से भरा है। हम बात कर रहे हैं देश के उस बजट की जो कभी पेश ही नहीं होता, यानी भारत का मिसिंग बजट, जिसे तकनीकी भाषा में ऑफ बजट फाइनेंसिंग कहते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी पर्दे के पीछे चल रहे हिसाब किताब को समझना है, जिसका असर हम सब पर, हमारे टैक्स पर और देश के भविष्य पर पड़ता है। और ये पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग का जटिल मामला नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे पारदर्शिता, संसदीय निगरानी और हमारी लोकतांत्रिक जवाबदेही की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या सरकार का हर एक रुपया जनता की नजरों के सामने है या नहीं। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली की पहली परत खोलते हैं। ये ऑफ बजट फाइनेंसिंग आखिर है क्या? अगर किसी आम इंसान को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार का वो तरीका है जिसमें कुछ जरूरी खर्च और बड़े कर्ज मुख्य बजट की किताबों से बाहर रखे जाते हैं। बाहर रखे जाते हैं मतलब सरकार सीधे अपने खजाने से खर्च करने या उधार लेने के बजाय ये काम अपनी किसी एजेंसी, किसी सरकारी कंपनी या फिर किसी खास मकसद के लिए बनाए गए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के जरिए करवाती है। अच्छा, तो ये एक तरह से घर के मुख्य बजट से अलग क्रेडिट कार्ड से खर्च करने जैसा हुआ, जिसका बिल बाद में आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया नॉलेज है। बिल्कुल यही, कागज पर वो खर्च उस कंपनी या एसपीवी के नाम पर दिखता है, सरकार के नाम पर नहीं। लेकिन बिल तो घर पे ही आएगा। हाँ, आपके उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो इस क्रेडिट कार्ड की गारंटी भी घर का मुखिया यानी सरकार ही दे रही है। अगर वो कंपनी कर्ज नहीं चुका पाती तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी अंत में सरकार की ही होती है। तो ये एक तरह की छुपी हुई देनदारी या हिडन लाइबिलिटी बन जाती है। और यहीं पर देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी यानी सीएजी की एंट्री होती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इस तरीके से संसदीय नियंत्रण को बाईपास किया जा सकता है। हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है। मतलब संसद का जो कंट्रोल सरकारी खर्चे पर होना चाहिए वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये हिसाब तो उनके सामने रखा ही नहीं गया। सही कहा। जब बजट पर बहस होती है तो सांसद उन्हीं आंकड़ों पर सवाल कर सकते हैं जो उन्हें दिखाए गए हैं। जो चीज बजट के पन्नों में है ही नहीं, उस पर बहस कैसे होगी? यहीं से पारदर्शिता की पूरी कड़ी टूट जाती है। तो ये तो हुई परिभाषा, लेकिन असली कहानी तो आंकड़ों में छिपी है। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब सीएजी ने इस छिपे हुए हिसाब की जांच की तो कुछ बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। हाँ, बहुत बड़े आंकड़े। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा था जिसने सबका ध्यान खींचा? सीएजी की रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने ऑफ बजट चैनलों के जरिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए या उधार लिए थे, जो सामान्य बजट दस्तावेजों में नहीं दिखाए गए थे। 4 लाख करोड़? जी हाँ, 4 लाख करोड़। ये एक बहुत बड़ी रकम है और देश की वित्तीय तस्वीर को काफी हद तक बदल सकती है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सोचना मुश्किल है। ये तो हमारे सालाना स्वास्थ्य या शिक्षा बजट से भी कई गुना ज्यादा होगा। ये दिखाता है कि कितना पैसा मुख्य निगरानी से बाहर था। बिल्कुल। तो इसका सीधा असर हमारे राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट पर कैसे पड़ता है? बिल्कुल सीधा असर पड़ता है। सीएजी ने अपनी 2016-17 की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में साफ कहा था कि सरकार ने अपनी कुल देनदारियों को कम करके दिखाया। अच्छा। और इस वजह से राजकोष के घाटे की असली तस्वीर को छुपाया गया। देखिए, जब आप इतना बड़ा उधार बजट से बाहर रखेंगे तो आपका घाटा कागज पर तो कम दिखेगा, लेकिन असलियत में वो कर्ज तो मौजूद है। हाँ, वो कहीं गया तो नहीं। तभी सीएजी ने सुझाव दिया था कि सरकार को इन सभी ऑफ बजट देनदारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ संसद के सामने रखना चाहिए। और क्या ये सिर्फ 1-2 साल की बात थी या ये पैटर्न हाल की रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला है? दुर्भाग्य से ये पैटर्न जारी रहा है। सबसे ताज़ा सीएजी रिपोर्टों में से एक, रिपोर्ट नंबर 19/2025 में भी यही पाया गया कि वित्तीय घाटे जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की गणना में कुछ लेनदेन शामिल ही नहीं किए जा रहे थे। फिर से वही बात। हाँ, रिपोर्ट ने एक और बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा किया। यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस अकाउंट्स यानी यूजीएफए और बजट दस्तावेजों में दिए गए घाटे के आंकड़ों में अंतर था। ये दिखाता है कि हिसाब किताब में एकरूपता और पारदर्शिता दोनों की कमी है। तो ये तो केंद्र की बात हुई, पर ऐसा तो नहीं होगा कि ये तरीका सिर्फ दिल्ली में ही इस्तेमाल हो रहा हो, राज्यों में भी यही पैटर्न दिख रहा होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक अखिल भारतीय समस्या बन चुकी है। अच्छा। राज्यों के कुछ उदाहरण देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। महाराष्ट्र में
सीएजी ने चेतावनी दी है कि ऑफ बजट उधार के कारण राज्य पर सार्वजनिक दायित्व यानी पब्लिक लायबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। और ये उधार भी वैसी ही कंपनियों के जरिए लिया जाता होगा। बिल्कुल, ये उधार अक्सर राज्य की ही कंपनियों के जरिए लिया जाता है, लेकिन उसका मूलधन और ब्याज चुकाने की अंतिम जिम्मेदारी राज्य के बजट पर ही आ जाती है। तो एक तरह से ये अभी खर्च करो बाद में चुकाओ वाली नीति है, लेकिन चुकाने की बात को बजट की किताबों में दर्ज ही मत करो। सही समझे। और महाराष्ट्र के अलावा कोई और बड़ा उदाहरण? आंध्र प्रदेश का मामला भी काफी चर्चा में रहा है। सीएजी के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य की ऑफ बजट देनदारियां लगभग 32,903 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। 32,000 करोड़! ये आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे राज्य भी अपने घाटे को नियंत्रित दिखाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो यही हुआ कि जो घाटे का आंकड़ा हमें हर साल बजट में दिखाया जाता है वो अधूरा है। अधूरा कहना बिल्कुल सही शब्द होगा। सीएजी की रिपोर्ट नंबर 19-20-25 फिर से ये स्पष्ट करती है कि राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा की गणना में कुछ महत्वपूर्ण लेन देन शामिल नहीं होते। मतलब ये है कि सरकार के घाटे की जो रिपोर्ट हमें दिखाई जाती है वो पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। असल घाटा शायद उससे कहीं ज्यादा हो जो इन छिपे हुए कर्जों में दबा हुआ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस चर्चा को संतुलित रखने के लिए ये समझना भी जरूरी है, क्या सरकार के पास इसका कोई तर्क है? क्या वो ये कह सकते हैं कि देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ये एक जरूरी जरिया है? ये एक बहुत अहम सवाल है। सरकार का तर्क अक्सर यही होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज, पोर्ट्स या पावर प्लांट्स के लिए तुरंत और भारी भरकम फंड की जरूरत होती है, और बजट में शायद इतनी गुंजाइश ना हो। हाँ, अगर हर चीज को फिस्कल डेफिसिट के तय लक्ष्य में फिट करने की कोशिश की जाएगी तो शायद विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाए। इसलिए एसपीवीज के जरिए पैसा जुटाना उन्हें एक तेज और कारगर तरीका लगता है। मतलब उनका कहना है कि नीयत देश का विकास करने की है, भले ही तरीका थोड़ा घुमावदार हो। हाँ, लेकिन यहीं पर सीएजी और दूसरे आर्थिक विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही इरादा अच्छा हो, लेकिन ये तरीका पारदर्शिता को खत्म कर देता है और एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। और इसी को लेकर सरकार और सीएजी के बीच असहमति भी होती होगी। अक्सर, जैसे जीएसटी सेस फंड का एक बड़ा उदाहरण है। सीएजी ने कहा कि इस फंड के कुछ हिस्से को नियमों के खिलाफ जाकर दूसरे खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसका खंडन किया। उन्होंने क्या कहा? मंत्रालय ने कहा कि कोई गलत डाइवर्जन नहीं हुआ और सब कुछ नियमों के तहत था। तो ये सिर्फ आंकड़ों का मतभेद नहीं है, ये तो नियमों की व्याख्या और वित्तीय अनुशासन की एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। बिल्कुल, एक तरफ देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है जो खामियों को उजागर कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार है जो अपनी वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं का बचाव कर रही है। ये बहस सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, एसपीवी, फिस्कल डेफिसिट, सीएजी रिपोर्ट। आम आदमी को इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? कोई क्यों सोचे कि सरकार बजट के अंदर से उधार ले रही है या बाहर से? इस मिसिंग बजट का हम पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा और सीधा है। इसे हम 4 बड़े जोखिमों में समझ सकते हैं। ठीक है। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है आने वाली पीढ़ियों पर बोझ। आज जो कर्ज छिपा कर लिया जा रहा है उसे ब्याज समेत भविष्य में चुकाना ही होगा। ये तो आज की पार्टी का बिल कल के बच्चों के नाम पर फाड़ने जैसा है। बिल्कुल, वो बोझ टैक्स पेयर्स की अगली पीढ़ी को उठाना होगा, शायद ज्यादा टैक्स देकर या फिर सरकारी सुविधाओं में कटौती के रूप में। और दूसरा जोखिम तो सीधा सीधा भरोसे का है ना? अगर हमें ये ही नहीं पता कि हमारा पैसा असल में कहाँ जा रहा है, तो हम सरकार से सही सवाल कैसे पूछेंगे? सही बात है, ये पारदर्शिता की कमी है। एक लोकतंत्र में जानना जनता का अधिकार है कि सरकार कितना पैसा कहाँ और कैसे खर्च कर रही है। ये छिपा हुआ हिसाब उस अधिकार को कमजोर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी से तीसरा जोखिम जुड़ा है, लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी। वो कैसे? हमारे संविधान ने बजट पारित करने और सरकारी खर्च की निगरानी का पूरा अधिकार संसद को दिया है। जब ऑफ बजट तरीकों से पैसा जुटाया और खर्च किया जाता है तो ये संसदीय नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया को ही बाईपास कर देता है। हाँ, क्योंकि सांसदों को तो पता ही नहीं है। वो उन खर्चों पर बहस या सवाल नहीं कर पाते जो उनके सामने रखे ही नहीं गए। ये लोकतंत्र के एक सेफ्टी वॉल्व को नाकाम करने जैसा है। और चौथा और शायद सबसे खतरनाक जोखिम जो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है, चौथा जोखिम है आर्थिक स्थिरता को खतरा। अगर ये छिपा हुआ कर्ज लगातार बढ़ता जाता है तो ये देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक टाइम बॉम्ब जैसा है। टाइम बॉम्ब? हाँ, एक दिन जब ये सारा छिपा हुआ कर्ज सामने आएगा तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े झटके जैसा हो सकता है।
इससे हमारी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेना और भी महंगा हो जाएगा। तो सार ये है कि ये सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्र के सेफ्टी वॉल्व को बाईपास करने जैसा है, संसद की निगरानी को कमजोर करना और भविष्य की पीढ़ी पर चुपके से कर्ज का बोझ डालना। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि मिसिंग बजट या ऑफ बजट फाइनेंसिंग कोई अफवाह या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक और संरचनात्मक समस्या है जिसे देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी सीएजी ने अपनी कई रिपोर्टों में बार-बार उजागर किया है। सही कहा। ये एक ऐसी संस्थागत खामी है जो हमारी वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव को धीरे धीरे कमजोर करती है, और जब तक इस पर खुलकर और ईमानदारी से बहस नहीं होगी तब तक देश की आर्थिक सेहत की असली तस्वीर हमेशा थोड़ी धुंधली ही रहेगी। तो आज के इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ। जरूर। और मैं चाहूंगा कि ये सवाल सिर्फ ये मांगने से आगे जाए कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। असली सवाल व्यवस्था से जुड़ा है। ठीक है। तो सोचने के लिए एक विचार ये है, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संसदीय समीक्षा प्रक्रियाओं से परे और कौन से संस्थागत सुधार या नागरिक निगरानी तंत्र बनाए जा सकते हैं ताकि सरकार की हर एक देनदारी, चाहे वो बजट के अंदर हो या बाहर, अनिवार्य रूप से सार्वजनिक जांच के दायरे में आए। इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।